मुंबई शहर एक वक्त था जब इसका दूसरा नाम अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर से जुड़ा था। आज सब कुछ बड़ा शांत लगता है, लेकिन यही शांति एक सवाल पैदा करती है। आखिर वो सारे कुख्यात अपराधी, वो गैंगस्टर्स अचानक से गए तो गए कहां? चलिए, इस कहानी के जरिए मुंबई अंडरवर्ल्ड के उस दौर की गहराइयों में उतरते हैं और इस राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सबसे बड़े सवाल से, जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। वो गैंगस्टर जिनकी कहानियां शहर के नुक्कड़ चौराहों पर कानाफूसी में सुनाई जाती थी, वो सब कहाँ गुम हो गए? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधा 1950 के दशक में। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब मुंबई पर किसी एक का नहीं बल्कि 3 लोगों का राज था। ये एक ऐसा वक्त था जब शहर बटा हुआ तो था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति बनी हुई थी। तो ये थे उस दौर के 3 बड़े खिलाड़ी। पहला था करीम लाला, एक पठान जिसका मुख्य धंधा था उगाही और स्मगलिंग। दूसरा हाजी मस्तान, एक तमिल स्मगलर जो समझिए कि अवैध इंपोर्ट्स का बेताज बादशाह था। और तीसरा वरदराजन मुदलियार, जिसने अवैध शराब के कारोबार पर अपना कब्जा जमा रखा था। अब देखिए, इन तीनों के बीच एक अनकही सी डील थी, एक अंडरस्टैंडिंग। सबका अपना अपना इलाका, सब अपने अपने एरिया के किंग, और इसी बंटवारे ने शहर को एक खुली गैंग वॉर से बचाकर एक नाजुक सा बैलेंस बनाए रखा था। लेकिन ये शांति, ये बैलेंस हमेशा के लिए नहीं था। 20-25 साल के इस दबदबे के बाद मैदान में एक भूखा खिलाड़ी उतरा। एक ऐसा नौजवान जो इस पुरानी व्यवस्था से खुश नहीं था और अपना हिस्सा चाहता था। उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद को पता था कि इस तिकड़ी के बीच अगर जगह बनानी है तो किसी एक को तो चुनौती देनी ही पड़ेगी। उसने सीधे हाजी मस्तान को छेड़ा, उसके इलाके में जाकर अपना अवैध धंधा शुरू कर दिया। मस्तान ने भी फौरन जवाब दिया, पर खुद सामने नहीं आया। उसने करीम लाला के पठान गैंग के गुंडों को भेज दिया और उन्होंने दाऊद के आदमियों को बहुत बुरी तरह पीटा। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये आने वाले तूफान का पहला संकेत था। इस बेइज्जती के बाद दाऊद ने बदला लेने की ठान ली। 1974 में उसे एक टिप मिली कि मस्तान के 5 लाख रुपए एक टैक्सी में जा रहे हैं। उसने अपने गैंग के साथ उस गाड़ी पर धावा बोला और सारा पैसा लूट लिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आना था। बाद में पता चला कि वो पैसा मस्तान का था ही नहीं, वो तो पास के मेट्रोपॉलिटन बैंक का था। ये एक गलती थी, पर इसी गलती ने दाऊद को रातों रात मशहूर कर दिया। ये उस दशक की सबसे बड़ी डकैती थी और अचानक पूरे अंडरवर्ल्ड में दाऊद का नाम गूंजने लगा। अब दाऊद की कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। एक ऐसा चैप्टर जहां उसने अपनी गिरफ्तारी को ही एक मौके में बदल दिया, और ये उसकी सबसे शातिर चालों में से एक थी। कमाल की बात देखिए, इस डकैती के केस की जांच कोई और नहीं बल्कि दाऊद के अपने पिता हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर कर रहे थे। जब दाऊद पकड़ा गया तो पुलिस ने उसे एक ऑफर दिया। पुलिस जानती थी कि दाऊद और पठान गैंग में दुश्मनी है। उन्होंने कहा, तुम पठान गैंग के खिलाफ हमारे मुखबिर बन जाओ, बदले में हम तुम्हारे छोटे मोटे अपराधों से आंखें फेर लेंगे। दाऊद ने एक पल भी नहीं गवाया, उसने फौरन ये सौदा मंजूर कर लिया। और यही दाऊद की असली चाल थी। उसने पुलिस को एक तरह से अपनी पर्सनल आर्मी बना लिया था। वो पठान गैंग के ठिकानों की जानकारी पुलिस को देता और पुलिस उन पर रेड करती। मतलब बिना एक भी गोली चलाए वो अपने सबसे बड़े दुश्मन को कमजोर कर रहा था और खुद पर्दे के पीछे और भी ताकतवर बनता जा रहा था। वो दोनों तरफ से खेल रहा था और जीत हर बार उसी की हो रही थी। अब तक दाऊद एक शातिर क्रिमिनल था जो अपने दिमाग से खेल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी महत्वाकांक्षा को, उसकी भूख को एक निजी दुश्मनी और बदले की आग में बदल दिया। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। साल था 1981। पठान गैंग ने अपना बदला लिया। उन्होंने दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कास्कर की एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। ये एक सीधा, क्रूअल और बहुत साफ संदेश था। अपने भाई की मौत ने दाऊद को पूरी तरह से बदल दिया। अब ये लड़ाई इलाके या धंधे की नहीं थी, ये अब खून का बदला बन चुकी थी। कहते हैं, यही वो पल था जब एक शातिर अपराधी मर गया और एक बेरहम डॉन पैदा हुआ। एक ऐसा डॉन जो अब एक ऐसे रास्ते पर निकल चुका था जहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो मुंबई के इतिहास की सबसे खूनी गैंग वॉर में से एक थी। दाऊद ने कसम खाई कि वो अपने भाई की हत्या में शामिल एक एक शख्स को चुन चुन कर खत्म कर देगा, और उसने अपनी ये कसम पूरी की। एक एक करके सब मारे गए। मन्या सुर्वे एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया।
अमीरजादा खान को भरी अदालत के बीच गोलियों से भून दिया गया। सोचिए कितना दुस्साहसी कदम था ये। समत खान को एक औरत के जरिए जाल में फंसाया गया और एक होटल की लिफ्ट में मार डाला गया। आलमजेब और शाहिद बाटला भी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गए। और अयूब लाला, वो इतना डर गया कि शहर छोड़कर ही भाग गया। बड़ी बेरहमी से एक एक करके शब्बीर के हर कातिल का नाम दाऊद की हिटलिस्ट से कटता चला गया। और इसी बदले की आग के बीच एक नए किरदार की एंट्री हुई, छोटा राजन। वो पहले बड़ा राजन नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करता था। जब बड़ा राजन मारा गया तो छोटा राजन ने भी वही किया जो दाऊद कर रहा था। उसने अपने गुरु के कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। छोटा राजन की इसी हिम्मत और वफादारी में दाऊद ने अपनी परछाई देखी और उसे अपना सबसे खास आदमी, अपना दाहिना हाथ बना लिया। अपने भाई के कातिलों को खत्म करने के बाद भी दाऊद रुका नहीं। उसका मकसद अब सिर्फ बदला लेना नहीं था, उसका मकसद था पूरे पठान गैंग को जड़ से उखाड़ फेंकना। और 1987 में उसने आखिरी और सबसे सांकेतिक हमला किया। उसने छोटा राजन को पठान गैंग के फाउंडर करीम लाला के भाई रहीम खान को मारने का काम सौंपा। ये सिर्फ एक और हत्या नहीं थी, ये पूरे पठान साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा था। रहीम खान की मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। पठान गैंग अब सिर्फ इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गया था। उसके लीडर मर चुके थे, उसके गुर्गे बिखर चुके थे और पुराने डॉन करीम लाला और हाजी मस्तान अब बूढ़े और शक्तिहीन हो चुके थे। मैदान अब पूरी तरह से साफ था। और इस तरह एक दशक से भी कम वक्त में दाऊद इब्राहिम ने अपने सभी दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया और मुंबई अंडरवर्ल्ड का इकलौता निर्विवाद बादशाह बन गया। उसने न सिर्फ अपने भाई का बदला लिया, बल्कि पूरे पावर स्ट्रक्चर को ही बदल कर रख दिया। दाऊद अब टॉप पर था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर जब किसी राजा के पास बेहिसाब ताकत आ जाती है तो उसके सबसे करीबी लोग ही उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। और ये कहानी एक आखिरी सवाल छोड़ जाती है, आखिर क्या होता है जब बादशाह अपने ही दोस्तों और वफादारों के खिलाफ हो जाता है?